सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करें इस चैनल से जरूर से जुड़ें। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आज के टॉपिक्स देखते हैं। पहला तो डॉल्फिन कंजर्वेशन रिपोर्ट है जो कि एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देन यू हैव सुपर कंडक्टिविटी, एक टॉपिक ये आपका बनता है। स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये भी साइंस टेक का टॉपिक बनता है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ओरांस इन राजस्थान, तो ये एक टॉपिक आपके लिए पॉलिटी और एनवायरनमेंट को लिंक करके बनता है। चेन्नई की सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो वीडियो इकोनॉमी का टॉपिक जो आपके लिए फ्रेम होता है। और फिर जो मैं आपको मेंस क्वेश्चन देता हूँ दैट विल बी देयर। मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 10 मार्क्स में आपको लिखना है, कंटिन्यूस बेसिस में आपको लिखते रहना है। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9057921649, और ये आकलन प्लस है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। कोर्सेस प्रीलिम्स के लिए आपके एक्टिव हैं अभी। आप क्रैश कोर्स का बैच 2 है, इसमें कल मैंने 4 लेक्चर्स और अपलोड कर दिए हैं। टोटल लगभग 60+ लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। तो आपको बस फोल्डर्स पे क्लिक करना है तो लेक्चर्स दिख जाएंगे। अलग से 2 साल का करंट अफेयर्स भी है। आप क्रैश कोर्स में सब कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स ऑन साइंस टेक एंड जनरल साइंस है, और कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस है, हिस्ट्री रिवीजन है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यूपीएससी APFC का कंटेंट कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोर्स आपका है। इसके अलावा यू कैन विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट, वहाँ पे भी ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। इसका काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है, मैगजीन है, और लॉगिन बटन के माध्यम से भी आप लैपटॉप से क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ये आप चाहो तो रीड कर लेना, जो कि ऑस्कर जो है वो अनाउंस किया 97th अकेडमी अवार्ड के तहत। तो ओरिजिनल जो स्क्रीन प्ले है, बेस्ट पिक्चर है वो अनोरा करके है। बेस्ट पिक्चर जो कहा गया अनोरा है, और एडिटिंग में अनोरा, ओरिजिनल सोर्स द ब्रूटलिस्ट, सिनेमाटोग्राफी में द ब्रूटलिस्ट, विजुअल इफेक्ट में ड्यून करके है, साउंड इफेक्ट में ड्यून, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी करके हैं ब्रूटलिस्ट के लिए द ब्रूटलिस्ट, प्रोडक्शन डिवाइस में विकेड है, एनिमेटेड फीचर्स में फ्लो है, एडाप्टेड स्क्रीन प्ले कॉन्क्लेव, ओरिजिनल सॉन्ग एलमल करके है, बेस्ट एक्ट्रेस मीकी मैडिसन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्डाना, सपोर्टिंग एक्टर क्यारा कल्किन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इंटरनेशनल फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील, डॉक्यूमेंट्री में द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। तो अब इसमें देखो एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, मूवी कौन सी है, ये 2-4 याद रखना, बाकी इतने सारे याद नहीं रखेंगे। बाकी आप स्लाइड से रीड कर लेना, इससे कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक टॉपिक आपका है दैट इज़ द कंजर्वेशन रिलेटेड विद द गैंगेटिक डॉल्फिन्स। गैंगेटिक डॉल्फिन्स का अगर इमेज होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं कि ये जैसे जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशंस हैं रिवर डॉल्फिन्स का वो किस तरीके से है। तो गंगा में देखोगे तो आपका मैक्सिमम में ये डॉल्फिन्स हैं 3275 है। और उसके बाद अगर उसकी ट्रिब्यूटरी में लगभग 2414 है, ब्रह्मपुत्र में 584 हैं, और उसका ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी में 412 है, और ब्यास रिवर में 101 डॉल्फिन्स आपकी प्रेजेंट है। तो ये लगभग 6324 जो ये आपकी डॉल्फिन्स प्रेजेंट है। मेजर जो इन्हें थ्रेट फेस करना पड़ता है वो क्या थ्रेट है, दैट इज़ एंटेंगलमेंट। मतलब क्या होता है कि जैसे जो फिशरमैन है वो मूव कर रहे हैं और अपने साथ वो नेट्स लेकर जाते हैं जो मछली पकड़ने के लिए होता है, तो उसी में फंस जाती हैं। दूसरा, पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दे आर अफेक्टेड। तो एक आपका हो गया कि ये जो नेट का एंटेंगलमेंट हो गया, दूसरा आपका पॉल्यूशन हो गया। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कहा कि द रोल ऑफ लोकल पॉपुलेशन, मतलब जैसे जो कम्युनिटी है आसपास रहती है, दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जा सकता है आपका वी कैन से कि जो एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले किया जा सकता है इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन स्टेट, अभी जो रिपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पॉपुलेशन आपकी उत्तर प्रदेश है, फॉलोड बाय बिहार, देन यू हैव वेस्ट बंगाल, एंड देन यू हैव आसाम। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना, ये प्रॉब्लम्स में बिल्कुल जो है वो फ्रेम आपका हो सकता है। सो उत्तर प्रदेश हो गया, देन यू हैव बिहार, देन वेस्ट बंगाल, एंड देन आसाम। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च टीम टेक्स बिग स्टेप्स टूवर्ड्स बोस मेटल। जो बोस मेटल है उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, देख लेंगे। बोस मेटल तो ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कूपर मटेरियल का एक कंसेप्ट है, और उसके बाद वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज़ कूपर मटेरियल हो गया, बोस मेटल हो गया, सुपर कंडक्टिविटी,
ये एक सनस्टिक का टॉपिक्स जो है वो फ्रेम आपके होते हैं, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाता है। यहाँ पे पहले बिफोर वी स्टार्ट एक चीज़ याद रखना है, जैसे मान लो आप इमेज देख रहे हो, तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि एटम होगा और एटम के ये जो आपके अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे, इन सेल्स के ये जैसे अगर आप सेल्स देखोगे, इन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं मूव, जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से मूव करेगी तो वो भी क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्रीली मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और इवन दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपकी अट्रैक्शन होता है या कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर होता है, तो ऐसा जो फ्री फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो नहीं होता है, रेजिस्टेंस जो है वो रहता है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेज है, कई मटेरियल्स में अगर एक सर्टेन टेम्परेचर तक रीच करते हैं, चाहे वो बहुत लो हो जाए, रूम टेम्परेचर में बहुत मुश्किल है बट कुछ मटेरियल में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है वो एक रेंज तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर सकता है, और फ्रीली फ्लो करना विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो ये जो स्थिति बनती है इसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब कोई भी कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करता है या उसमें आसानी से चीज़ें फ्रीली जो है वो मूव कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, दैट इज़ अगेन आप कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर का आप कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर का एक प्रकार से वी कैन से कि ये एक साइन है या एक फीचर्स के रूप में आ जाता है। सो सुपर कंडक्टिविटी है, देखो सुपर कंडक्टिविटी अगर रीच होती है तो उसमें फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि अब बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल लॉस है वो उससे हम बच सकते हैं। कई सारे ऐसे जैसे मटेरियल है, जैसे जिंक है, जिंक के लिए कहा जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब बट बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर में ऐसा कर सकता है। अब आप खुद सोचो कि जब अल्ट्रा लो टेम्परेचर की बात आप कर रहे हो तो इस टेम्परेचर को अचीव कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, तो वो एक चैलेंज बनता है। मतलब अगर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर ये कंडक्टिविटी आप रीच कर जाते हो तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा लो टेम्परेचर में इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि जिंक में भी जो है जिंक के केस में भी एक तरीके से सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है बट अल्ट्रा लो टेम्परेचर में। दूसरी चीज़ क्या है कि साइंटिस्ट लगातार कई मटेरियल्स की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, लगातार टेस्टिंग चल रही है कैसे कोई मटेरियल्स बनाया जाए जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विदाउट रेजिस्टेंस प्रोसीड कर सके, मूव जो है वो कर सकता है। तो जिंक का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पर लगातार स्टडी है, ये वेरी भी करता है विद टेम्परेचर। लाइक 20 डिग्री सेल्सियस पे जो जिंक बोस्ट है ये, इसमें कंडक्टिविटी आप कह सकते हैं 16.9 मिलियन सीमेंस पर मीटर है। एंड एज इट कूल्स, मान लो इसके अगर इसको ठंडा किया जाता है -272.3 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। बट आप कुछ सोचो, चलो ये सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो ये शो कर देगा, लेकिन इन जनरल इफ़ यू टॉक अबाउट तो ये सुपर कंडक्टर बनने के लिए इसको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। अब हर जगह पे, क्योंकि फाइनली तो आप इसको यूज़ के लिए ना, ऐसा लैब के लिए तो नहीं है, तो इतने लो टेम्परेचर में आप किस तरीके से, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट, मतलब वो कंडीशंस भी कैसे लेकर आओगे। सुपर कंडक्टर का एक नेचर जैसे मैंने आपको बताया दैट इज़ जीरो रेजिस्टेंस, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं होगा। एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिंक एटम्स से, दैट इन अ ग्रिड ऑफ जिंक एटम्स मूव फ्रीली फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मूव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे जनरली जैसे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट कैन मूव फ्रीली, अगर उसको और कूल किया जाता है तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप करते हैं एंड मतलब यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं, दे विल मूव फ्रीली जनरल सेंस में। बट जब आप सुपर कंडक्टिविटी वाली स्टेज में रहते हैं, मतलब इवन टेम्परेचर को बहुत लो हम रीच कर जाते हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हैं एंड पेयर अप करने के बाद दे फैसिलिटेट सुपर कंडक्टिविटी। पेयर अप मतलब एक साथ जो है वो एक साथ मूव करते हैं। तो ये जो पेयर अप किया जाता है इसे कूपर पेयर बोलता है, कूपर पेयर। तो ये कूपर पेयर क्या है कि इसमें पेयर्स फॉर्म होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, बट दे विल मूव इन अ पेयर। एंड यहाँ पे क्या है कि इससे क्या है कि एक कलेक्टिव स्टेट रादर देन वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, कलेक्टिव सेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत ही क्लोज आने की ज़रूरत है, एंड दे आर मूविंग इन अ पेयर। तो ये फैसिलिटेट करता है, ये जो स्थिति बनती है इसे ही हम कूपर पेयर शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए स्टडी क्या कहती है कि ये जो कूपर पेयर्स, मतलब सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए स्टडी कहती है कि ये कूपर पेयर्स को हमें देखना है। सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स बिकम सिग्निफिकेंट, और ये जो पेयर्स हैं ये कलेक्टिव बिहेवियर को जो है वो शो आपका करता है। अब जो मेटल्स हैं, मेटल्स में ही जैसे कई प्रकार के मेटल्स आपके होते हैं। अब मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब इन्हीं मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स में अगर सपोज करें कूपर पेयर प्रेजेंट है, तो ये जो बोस मेटल्स हैं, बोस मेटल्स में कूपर पेयर अचीव किया जा सकता है। ऐसा कुछ स्टडी जो है वो आपका हाईलाइट करती है। तो ट्रेडिशनल जो सुपर कंडक्टर है अनलाइक ट्रेडिशनल सुपर कंडक्टर जो बोस मेटल्स हैं, इट फेल्स टू एस्टैब्लिश लॉन्ग रेंज सुपर कंडक्टिविटी कोहेरेंस लीडिंग टू एनॉमलस मेटेलिक बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेट इज क्रूशियल फॉर अनरॉलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ डिसऑर्डर्ड मेटल्स। तो जैसा बोस मेटल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इसमें क्या है कि इसमें कूपर पेयर प्रेजेंट है विदाउट फुल सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब समझना, हमने क्या बोला कि जो कूपर पेयर अगर है दे कैन फैसिलिटेट सुपर कंडक्टिविटी, बट बोस मेटल ऐसा मेटल है जिसमें कूपर पेयर का प्रेजेंस है, बट यहाँ पे क्या है कि जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इज़ नॉट देयर। तो ये मटेरियल्स को क्या है कि इसको स्टडी करके ये पता चल सकता है कि ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, क्या कुछ ऐड ऑन करके, या क्या ऐसा स्थिति बनती है जिस वजह से कि इस प्रकार का जो बिहेवियर है बोस मेटल्स के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। सो अगर लाइक प्रेजेंस ऑफ जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं, अगर इम्प्योरिटीज़ मतलब जैसे इम्प्योरिटी क्या होगी, एक मेटल में जिंक है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने डाल दिया जो कि जिंक नहीं है, दैट इज़ इम्प्योरिटी। तो अगर प्योर है तो जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन आपने कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ डाली या कोई और चीज़ डाली उसमें, तो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सुपर कंडक्टिंग, अगर जो सुपर कंडक्टिंग स्टेज रीच की जा सकती है तो उसको काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट कर सकता है। लाइक जिंक की बात करें, ये इट कैन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाहरी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट की जाती है तो वो भी सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। अब इसमें आप समझना कि आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी जो मेटल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो कूपर पेयर आपको बिल्कुल याद रखना है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, मतलब इट विल ऑल्सो अफेक्ट। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये किसी न किसी प्रकार के डिसऑर्डर को देंगी जो इलेक्ट्रॉन को की पेयरिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनली जो कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी अचीव होगी दैट इज़ कितना आसानी से, कितना फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर सकते हैं। अगर आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते चले जाते हो तो इट विल इंट्रोड्यूस डिसऑर्डर, और जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग बनती है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टू अंडरस्टैंड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो वर्ड ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज रिच विथ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सरप्राइजेस, मतलब इस पर लगातार जिंक और इन पर स्टडी होती जा रही है। ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, बट आप जैसे सुन रहे हो ना तो 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं अगर आप इसको बना लोगे तो वो चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करेगी रादर देन इतनी सारी पीपीटीज। नेक्स्ट देखते हैं, नासा का ये मिशन है जिसे हम कहते हैं स्फीयर एक्स। तो ये कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में पता होना चाहिए स्फीयर एक्स मिशन के बारे में। सो नासा का एम्बिशियस स्फीयर एक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपो री आयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरेशन, ये एक प्रकार का स्पेस टेलीस्कोप है। आप ये देख लो, जैसे ये टेलीस्कोप्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जो स्पेस टेलीस्कोप है होते हैं ये कुछ इस तरीके से आपके होते हैं। तो ये जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं इनके माध्यम से भी ट्राई टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऑब्जर्व करने का ये है कि ये किस टाइप से ओरिजिन हुआ, बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए। दूसरा, आजकल स्पेस में देखो बहुत रेस चल रही है, और दूसरा देश क्या कर रहा है स्पेस में, ये तो भले जो ये टेलीस्कोप और ये सब बनाए जाते हैं जिसमें ये ज़रूर से कहा जाता है कि हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बट ये भी देखा जाए तो मान लो यूएस ने कोई टेलीस्कोप लॉन्च किया, देखना चाहेगा रशिया चाइना क्या कर रहा है, तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स इनमें एडेड रहते हैं, बट वो ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि स्पेस में जो रेस है कौन किसका कितना डोमिनेंस है बना रहेगा, तो वो भी एक तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि स्फीयर एक्स न्यूज़ में तो क्या आई थी, एक प्रकार का टेलीस्कोप है, और ये लॉन्च होगा, आज लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च हुआ 4 मार्च 2025 में। एंड ये जो है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके, और कैलिफोर्निया का जो ये फोर्स स्पेस सेंटर है वहाँ से होगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या आपका है कि यूनिवर्स को ये स्टडी करेगा, गैलेक्सीज
का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखेगा। मिशन जो है इस प्लान फॉर 2 ईयर्स, मतलब लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी, 100 मिलियन स्टार्स जो मिल्की वे में प्रेजेंट है उसके डेटा को कलेक्ट करने का प्रयास करेगा। प्लस जो वाटर फ्रोजन है कई जगह पे, इंटरस्टेलर डस्ट, मतलब जो डस्ट है इसी डस्ट के माध्यम से स्टार का फॉर्मेशंस जो है वो होता है। क्लाउड ऑफ डस्ट या नेबुला शब्द भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है उसको भी मतलब ऐसे जो डस्ट है उनके लिए भी थोड़ा सा जो डेटा है उसको क्रिएट करना, फिर प्रॉपर मैपिंग करना, मैपिंग करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो स्फीयर एक्स क्या है वो क्या है, दैट इज़ टू डेवलप इनटू कॉस्मिक इन्फ्लेशन, मतलब किस तरीके से यूनिवर्स जो है वो रैपिड एक्सपेंशन उसका हो रहा है बिग बैंग के बाद। बिग बैंग में कहीं कहा कि पहला स्टार्टिंग एक पॉइंट से हुआ, धीरे 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 चीज़ें जो है वो एक्सपैंड करने लग गई तेज़ी से, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी आपने सुना भी होगा कई बार, जो बिग बैंग थ्योरी है। और ये जो बिग बैंग है ये बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स पोस्ट बिग बैंग। अब इसमें क्या है कि मैपिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सी का प्रॉपर जो मैपिंग है उससे क्या है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसका हमें पता चलेगा, यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है उसके बारे में पता चलेगा। एंड यू हैव कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन शब्द याद रखना कि जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते ही हो, इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन जब हम बात करते हैं और उसमें कॉस्मिक शब्द ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से ये आपका रिलेटेड है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। और ये नासा का जो पंच मिशन है जिसमें सन का कोरोना मतलब कोरोना बेसिकली क्या है कि सूरज का आउटर लेयर है, और इसको भी स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं या सोलर के अंदर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, उसका डिफरेंट लेयर्स में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन भी सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है, इसी तरीके से नासा का जो पंच मिशन है उसको भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा, जो क्योंकि डेटा है उसके माध्यम से जो भी डेटा है इस मिशन को लॉन्च करने से पहले वो हेल्प करेगा फॉर द नासा का जो पंच मिशन है। तो इसमें जो सोलर फेनोमेना है, सोलर विंड है, खासतौर से जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि अगर गीले कपड़े को ऐसा ऐसा झटकोगे सामने वाले के फेस में पानी की काफ़ी सारी बूंदें जो हैं वो गिरेंगी। तो वो जो पानी की बूंदें हैं, इसी तरीके से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोज चार्ज पार्टिकल विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, या चार्ज पार्टिकल्स जो हैं दे विल ऑल्सो बी देयर। तो ये थोड़े से ध्यान में रखना है। बोथ द मिशन विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आवर कंप्रहेंशन ऑफ नॉट जस्ट द यूनिवर्स बट ऑल्सो आवर सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम का डायनामिक्स है उसके लिए भी बहुत बहुत आप कह सकते हैं ये आपका हेल्पफुल है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ओरांस के ऊपर है। अब इन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स अपनी तरफ से दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के अपने जजमेंट में तमिलनाडु गोदावर्मन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है ओरांस, जो कि सेक्रेड ग्रोव्स है राजस्थान के अंदर। जैसे आप देखोगे ना ये इसमें काफ़ी सारे पेड़ और ये सब हैं, काफ़ी सारे जो वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी उसको ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जो भी ये सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं इनके लिए एक लोगों का फेथ जुड़ा होता है, तो इसके प्रोटेक्शन में भी काफ़ी मदद करते हैं। बट इसमें भी आप देखो काफ़ी सारा आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट के खंभे और इस टाइप की चीज़ें जो खड़ी हो रही हैं, तो इट हैज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखोगे दिसंबर 2024 TN गोदावर्मन जो है इस केस में कहा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओरन जो कि सेक्रेड ग्रोव्स हैं राजस्थान के अंदर, और इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दिया। जजमेंट का एम क्या है कि किस तरीके से इन ऑरेंज को प्रोटेक्ट किया जाए, लोकल कम्युनिटीज़ को किस तरीके से हेल्प, मतलब उनको एक एम्पावर करने की ज़रूरत है, जो जिससे के माध्यम से वो कंजर्वेशन की तरफ प्रोसीड कर सकें। अब यहाँ पे ये है कि लोकल कम्युनिटी को हेल्प करना और एम्पावर करना कहीं ना कहीं, जिसके माध्यम से वो कंजर्वेशन एफर्ट कर सके। अब इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं कि अगर सपोज़ करो कि लोकल कम्युनिटी है, अब लोकल कम्युनिटी है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें क्या सही है, ये एक है। वो जनरल सेंस में देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्रेट गोव्स में इतना इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन कई रूलिंग्स आई थिंक हमने पहले डिस्कस भी की है कि इवन अब जो सेक्रेट ग्रुप्स कुछ स्पेसिफिक हैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कंजर्वेशन एफर्ट में एक रोल जो है वो डिफाइन हुआ है। तो रूलिंग के माध्यम से ये जो है ओरन्स को इंटीग्रेट किया गया बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज के अंदर। अब अगर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉ में अगर आप कंजर्वेशन रिलेटेड लॉ में अगर इंक्लूड कर लेते हो तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल भी बढ़ जाता है।
अब ओरेंस है जैसे, है ना, ये लोकल डिटीज़ हैं। जैसे लोगों को माना जाता है कि आप देखोगे हर गांव देहात इलाके में कोई एक पेड़ हो या कुछ ऐसा है, उसको एक लोकल ऐसा देवी देवता के रूप में देखा जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं और कुछ ना कुछ फेथ जुड़ा होता है और उसके कंजर्वेशन के लिए भी वो एक रोल प्ले करता है। तो ओरेंस भी ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं विथ लोकलिटी, और ये भी हाईलाइट करता है कि जो भी सामाजिक और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं आप कहते हैं उसके वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी किए जाते हैं, और जो ट्रीज़ हैं उसके कटिंग को भी आपका जो है रोका जाता है। इसका बेनिफिट क्या है कि खास तौर से अगर आप देखोगे कि इकोलॉजिकल बेनिफिट है, कितने सारे जीव हैं उनको सपोर्ट करना, पानी पेड़ पौधे लगे हैं तो वो वहाँ का वेजिटेशन सही रहेगा, पानी इकट्ठा होकर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाएगा। कई जो राजस्थान के विलेज हैं ये कई जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो वाटर शेड मतलब जैसे देखो इसमें पानी भी अगर आपका वेजिटेशन है तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि वाटर अगर है, वाटर धीरे 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 वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा होकर नीचे चला जाएगा और इससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल भी आपका बन जाएगा। सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ ओरन इज वेल इंटेंडेड, देयर आर कंसर्न दैट इट मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड कंजर्वेशन आउटपुट। अब अगर आपने जैसे मान लो ऑरेंज को भी जो बायोडाइवर्सिटी लॉ उसके अंदर लेकर आ गए, अब उस लॉ में लाने की वजह से क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या लोकल कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट फेथ है उसको किस तरीके से कंसिडर करता है, वो देखने वाली बात बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज परंडूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फेसिंग ओपोजिशन। तो अभी चेन्नई में आप याद रखना ये एयरपोर्ट आपका है और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई के में है। लाइक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो आइडिया 1998 के अंदर आया था। अब इस परंडूर करके एक जगह है वहाँ पे चूज़ किया गया करेंगे, बट उसमें क्या है कि जैसे कई सारे आसपास वेटलैंड्स हैं और ये सब है, तो उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं, मतलब लोग अपोज भी कर रहे हैं और क्लियरेंस कैसे मिलेगा ये भी देखना है क्योंकि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का भी इम्पैक्ट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट है तो गवर्नमेंट एम्स टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम इन द एयरपोर्ट डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का एम भी है कि किस तरीके से एयरपोर्ट डेवलपमेंट में जो टाइम वो हुआ है तो उसकी जगह हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं। बट इसका मतलब इसमें अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की बात करें तो वो सर्वे कंडक्ट होगा, वहाँ भी अप्रूवल की बात आएगी, तो ये सब भी अभी होगा, तो उस पर भी कई चैलेंजेस रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रीटिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट एज अ टैक्सेबल प्रॉपर्टी। अब ये इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर सेइंग कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है दे आर टू बी अ टैक्सेबल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी है। अब देखो करेंसी इन जनरल क्या होती है, जैसे अगर रुपीज़ हैं आपके पास, 100 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 50 रुपये 100 रुपये की जो कीमत है वो हमेशा उतनी ही रहेगी। एसेट का क्या मतलब है कि आज सपोज गोल्ड है आपके पास, आज गोल्ड 50,000 का है, हो सकता है 4 साल बाद वो 70,000 का हो जाए। तो ये क्या है, एसेट क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ऑल्दो उससे भी आप कोई चीज़ खरीद बेच सकते हो, लेकिन जो एसेट है उसमें क्या है कि आज एसेट आपका 50,000 का आपने बाई किया और हो सकता है 5 लाख का हो जाए, तो वहाँ पे इनकम गेन जो है वो देखने को मिलती है। और जो इनकम गेन है वहाँ पे क्या टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, मतलब उसे एक टैक्सेबल प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। सो डिजिटल इकोनॉमी जैसे जैसे बूम कर रही है, लोग जो है कई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी हैं, ई कॉमर्स का भी बहुत तेज़ी से ऑनलाइन शॉपिंग और ये सब का है, काफ़ी ई कॉमर्स और ये सब काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज इसका भी यूज़ हो रहा है जो कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। तो जैसे जैसे डिजिटल लैंडस्केप आपका इवॉल्व किया जा रहा है वहाँ पे ज़रूरी है कि ये वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, और साथ में इनका रेगुलेशन एक तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन और जो मार्केट है, मार्केट में चीज़ें सब ठीक ठाक रहें उसके लिए ज़रूरी बन जाता है। मतलब कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरा आपको ये देखना है कि प्रॉपर जो मार्केट के अंदर इंटीग्रिटी है वो आपकी बनी रहे। अब इसमें क्या आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन के माध्यम से क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिकॉर्ड रहता है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे है ना, ये ऐसे जो डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं और दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ चेन, ऐसा एक नेटवर्क टाइप क्रिएट आपका होता है। तो इनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इनको मैनेज किया जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इनको बाईपास किया जा सके। सिक्योरिटी डायमेंशन में भी अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है तो वो काफ़ी सिक्योर कंसिडर किया जाता है। जो ट्रांसपेरेंट नेचर है ब्लॉकचेन की बात करें, जो ट्रांसपेरेंट नेचर है ब्लॉकचेन का, इट इन्हांसेस अकाउंटेबिलिटी।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करेगा। रैपिड जो ग्रोथ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से देखा जाए कि क्योंकि देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ ये भी है कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अब वो डेटा क्या सरकार के साथ ज़रूरत पड़ने पे शेयर होगा नहीं होगा, ये देखना भी ज़रूरी बता, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी हो रहा है और चैलेंजेस सरकार के लिए भी है, रेगुलेशन और कैसे उस पर नज़र रखा जाए। बट अगेन जो ट्रांजैक्शन वो सिक्योर तो होती है, बट सिक्योर के साथ साथ ये डेटा शेयर भी नहीं होगा। मतलब सरकार अगर चाहेगी भी तो उसके लिए भी काफ़ी सारे एफर्ट्स जो हैं वो पहले से ही करने पड़ेंगे। ब्लॉकचेन का बेनिफिट क्या, सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिडक्शन उसमें देखने को मिलता है, बहुत सारे सेक्टर्स में इसका एप्लीकेशन है। रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है कि अगर अगर सपोज़ करो आप रेगुलेट नहीं करते किसी भी चीज़, अगर आप रोड में भी चल रहे हो और आपका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है तो आप सोचो रोड में कितने एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरीके से फ्रीली चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता, रेगुलेशन मार्केट में इंपॉर्टेंट एक लेवल तक चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस है, किसी ग्रीवेंसेस उसको दूर करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, कुछ फ्रॉड ना हो तो उसको रोकने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, देखना ज़रूरी है। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट भी यहाँ पे फ्रॉड और जो भी गलत एक्टिविटीज़ हैं उससे बचने के लिए इसका रेगुलेशन ज़रूरी है। साथ में चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर और मार्केट इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई जो देश की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस भी लेकर आया गया है। जैसे यूके है, यूएस है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूएई है, उन्होंने भी क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया है, रेगुलेट करना जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उनको करना स्टार्ट कर दिया है। अभी जैसे मान लो जो यूएस का एसईसी है, मतलब वहाँ की जो कमीशन है, ये उसने भी क्या किया, क्रिप्टो एसेट्स को एक सिक्योरिटी के रूप में क्लासीफाई किया है। अब ये क्या है कि अगर आप सिक्योरिटी के रूप में क्लासीफाई करते हो तो उसमें क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी तो एक रेंज के बाद उस पर भी टैक्सेशन आपका रहेगा। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उन्हें भी प्रॉपर्टी के रूप में क्लासीफाई किया गया है और ये टैक्सेशन को भी काफ़ी अफेक्ट होगा। अब भारत का जो इनकम टैक्स बिल है 2025 में, ये WTA को प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट के रूप में है। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट के रूप में जो है वो आपका कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिजिटल एसेट्स इन इंडिया, तो की प्रोविजन ऑफ द बिल आउटलाइन वेरियस प्रोविजंस, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट कैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं वो ट्रीट आपके किए जाता है। यहाँ पे सेक्शन 92 सब क्लॉज 5F जो है बिल का, उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, इन्हें प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस सिग्निफिकेंटली मतलब टैक्सेशन और इस सबको भी अफेक्ट करेगा। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कोई आर्ट है, जैसे सपोज करो एक पेंटिंग है, अब पेंटिंग को तो आप ऐसा जो है ऐसा सेल नहीं कर सकते ना, तो उस पेंटिंग को क्या है कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा कुछ कोडिंग टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको फिर ख़रीदा बेचा जाता है, तो वो आपका नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में कंसिडर होता है। उसमें भी क्या है कि क्या जैसे वो जो भी एक वैल्यू रखी है बट जिस हिसाब से उसका डिमांड होगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है या नॉन फंजिबल टोकन है, इनको एक प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर किया गया है जो नए जो इनकम टैक्स बिल है उसके कंटेक्स्ट में। अगर गेन फ्रॉम द सेल ऑफ और द ट्रांसफर ऑफ WDAs विल बी टैक्स्ड अंडर कैपिटल गेन प्रोविजन सिमिलर टू रियल एस्टेट, जैसे रियल एस्टेट और स्टॉक है। अगर मान लो कोई बिटकॉइन 10 लाख का लेता है और सेल करता 20 लाख का, 10 लाख जो प्रॉफिट है उसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगेगा। कंप्लायंस की बात करें तो बिल में इंट्रोड्यूस किया है गया है स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस की बात की गई है। 1% TDS जो है वो भी देखना, VDA ट्रांसफर इज मैंडेटेड। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, इंडिविजुअल अगर उसको रिपोर्ट देयर WTA होल्डिंग में बी क्लासिफाइड एज हैविंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम पोटेंशियली, जिसमें मतलब जैसा अगर नहीं कोई डिस्क्लोज करता तो दैट इज़ लाइक ड्यूरिंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सीज भी किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। आप UPSC CSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स बैच 2 आपका एक्टिव है, तो आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। और 2 साल का करंट अफेयर स्टैटिक सारी चीज़ें हैं। खाली 2 साल करंट अफेयर की क्लासेस लेनी तो वो भी है, वीडियो लेक्चर्स आपके अपलोडेड हैं। टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद साइंस टेक का कोर्स है, पॉलिटी गवर्नेंस है 2026 के लिए, और मेंस मॉड्यूल भी जल्द लॉन्च होगा। एग्रीकल्चर का नया बैच और पब्लिक एड का भी नया बैच आपके लिए जल्द से जल्द आएगा। तो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और ये पूरा क्रैश कोर्स आप देख लो। अभी तक आप हिस्सा नहीं बने तो एटलीस्ट इसको गो थ्रू हो जाएं। जिन जिन एरिया को आप पढ़ रखे हैं वो ठीक है, जिन जिन एरिया मतलब नहीं आपका कवर्ड है तो उसको एक साथ आप कवर कर सकते हैं। आपको 2 साल करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं। APFC का कोर्स कल से वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको,
उसके अलावा आप जो है टेस्ट सीरीज़ 10 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे पॉलिटी के बेसिक्स और एडवांस टॉपिक्स एक साथ हैं, तो उसको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। सबके लिए आपको डाउनलोड करना सौरभ पांडे CSE ऐप या सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये PDF है आपका, और टेलीग्राम चैनल पे ये जो PDF है उसको डाउनलोड आपका किया जा सकता है। ये मेंस का क्वेश्चन था टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्रेड ग्रुप इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।